लिए हमें ज्वाइन किया है मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन हम्माद अजहर साहब ने हमें वक्त देने के लिए। मैं इन इशूज़ पे बात करता हूं, लेकिन अभी एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो ये कह रहे थे कि अगर हुकूमत कारोबार बंद नहीं करना चाहती, लेकिन कम से कम जो SOPs हैं उनको तो फॉलो करवाए। और वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि अब मुकम्मल लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन अगर ये मुकम्मल लॉकडाउन नहीं करना है तो SOPs को फॉलो करवाना जिम्मेदारी इंतजामिया की, हुकूमत की है, वो क्यों नहीं करवा पा रहे? देखें, ये जिम्मेदारी जो है ये सब की है, ये मेरी भी है, ये आपकी भी है और ये देखने वालों की भी है। और ख़ास तौर पे जो अपने आप को सियासी कायदीन कहते हैं उनकी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा जिम्मेदारी का सबूत देना है। आपको पता है कि इंडिया में दिवाली हुई और काफ़ी शहरों में सिर्फ उस एक फंक्शन की वजह से दिवाली के 50% कोरोना बढ़ गया। अब ये मुल्तान में जलसा करने जा रहे हैं, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी वहाँ पे है, 70% कोविड के वार्ड वहाँ पे भरे हुए हैं। इनको ख्याल ही नहीं है, इन्होंने अपनी शायद दुकान चमकानी है और लोग ला रहे हैं सखर से भी इन्होंने मोबिलाइजेशन शुरू की हुई है, क्योंकि पता है कि शायद मुल्तान के लोग नहीं निकलेंगे। तो इतने ज़्यादा लोगों को वैगनों में भर भर के लेके आना, एक जगह पे फिर उनको इकट्ठा करना और फिर दोबारा उनको वापस भेजना, इसको हम कहते हैं, आपने भी सुनी होगी टर्म, सुपर स्प्रेडर इवेंट्स, कि पूरी दुनिया में इनको सुपर स्प्रेडर इवेंट्स कहा जाता है, जो एक ही इवेंट इंस्ट्रूमेंटल साबित होता है कोरोना के मैसिव स्प्रेड में। इकबाल साहब कहते हैं 0.0001% इससे मुतासर हो सकते हैं लोग, क्योंकि हम 10 दिन में, एक हफ्ते में 2 घंटे का एक इवेंट करते हैं। जो रोजाना करोड़ों लोग सड़कों पे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, वो मेन स्प्रेडर हुए ना फिर तो। ये आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं, ये बात आपकी समझ में बैठती है। 100% गलत कह रहे हैं, 100% गलत कह रहे हैं। ये एक इवेंट्स जो हैं ये सुपर स्प्रेडर इवेंट्स बनेंगे और ये इंस्ट्रूमेंटल साबित हो सकते हैं कोरोना के फैलाव में और अमवात बढ़ने में। सही है, चले इसमें आपको पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया। अब मईशत के हवाले से रेमिटेंसेस के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, करंट अकाउंट सरप्लस है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग अब आहिस्ता आहिस्ता पिकअप कर रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या इसकी वजह, इन नंबर्स के पॉजिटिव होने की वजह कोरोना वायरस है और IMF में प्रोग्राम ना होना है, और क्या सस्टेनेबल है या नहीं? आप कैसे देखते हैं इसको? पहला सवाल का जवाब, ये कोरोना वायरस की वजह नहीं है। कोरोना वायरस की वजह से सारी दुनिया की मईशत 4.5% सुकड़ेगी। हमारा हमसाया है हिंदुस्तान, 10 से 15% वो सुकड़ेगा। बरतानिया 15% उसकी मईशत सुकड़ेगी। तो कोविड की वजह से मईशतें सुकड़ रही हैं, ये नहीं कि वो उनके आदादोशुमार बेहतर हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इसको बेहतर मैनेज किया गया और आपकी मुस्बत ग्रोथ आ रही है। नंबर एक तो ये। दूसरा सवाल जो आपने किया कि ये सस्टेनेबल है कि नहीं, आप मेरी तकारीर उठा के देखें जो मैंने बजट में की या उससे पहले पार्लियामेंट में की, पिछले फाइनेंशियल ईयर में, यानी जून से पहले। और उसमें मैंने कहा कि जून के बाद हम एक हायर ग्रोथ फेज़ में जाने वाले हैं। उसकी वजह थी, हम हमेशा से जब IMF प्रोग्राम में गए हमने कहा कि ये पहला 1-1.5 साल ज़रा स्टेबलाइजेशन का होता है और उसके बाद ग्रोथ पिकअप होना शुरू हो जाती है। एक मीडियम टर्म इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे मौजूद है उसमें ग्रोथ की प्रोजेक्शंस दी गई थी और ये साल में एलिवेटेड ग्रोथ दिखाई गई थी, क्योंकि इन्फ्लेशन नीचे आ रही है, आपके पास इंटरेस्ट रेट का मार्जिन निकल आता है। तो ये कहना कि ये बट हाई ग्रोथ भी आपके अपने आदाद शुमार और टारगेट्स के मुताबिक भी 2% होगी, जो कि पाकिस्तान के लिए बड़ी कम है। मेरा अपना ख्याल है कि 2% से ज़्यादा होगी, लेकिन इसके ये इंस्ट्रूमेंटल क्यों है? हाँ। आप ये देखें कि जहाँ पे 10 से 15% प्रोजेक्शंस हो रही थी कि सुकड़ जाएगी, वहाँ पे ना सिर्फ कि हम सुकड़ नहीं रहे बल्कि हम बढ़ा रहे हैं, और जो इंडस्ट्री है वो डराइव कर रही है अपना। आपने जो टारगेट सेट किया वो 2.1% का ग्रोथ का है। IMF और वर्ल्ड बैंक 1%, 1.5% के आसपास देख रहे हैं। पाकिस्तान की ग्रोथ आपको लगता है इससे ज़्यादा होगी? देखें, ये सब की जो प्रोजेक्शंस हैं ये फ़र्क हैं। मेरा ख्याल है कि ये अभी अपनी प्रोजेक्शंस रिवाइज कर लेंगे IMF और वर्ल्ड बैंक, मेरा ख्याल है हर एक की, क्योंकि देखें जब आप प्रोजेक्शन कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं, आप 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं कर सकते। लेकिन जो अभी हमें लेटेस्ट डेटा आ रहा है, इंडस्ट्री जिस तरह बढ़ रही है और वो कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि ये 2% से बढ़ जाएगी। अच्छा, जो मैंने ये बात कही कि कोरोना की वजह से क्या ये एडवांटेज है, और उनमें जो नंबर्स मैं बात कर रहा हूँ, करंट अकाउंट सरप्लस है मिसाल के तौर पे, क्योंकि ऑब्वियसली इकोनॉमी उतनी ग्रो नहीं कर रही, एक्सपैंड नहीं कर रही है, आपके इंपोर्ट्स कम है, दुनिया भर में ऑयल प्राइसेस कम है, इस वजह से आपका इंपोर्ट बिल कम है, रेमिटेंसेज आपकी बढ़ रही है, उसकी एक वजह बताया जा रहा है कि हवाला हुंडी भी नहीं है, उस वजह से आपका करंट अकाउंट सपोर्ट हो रहा है, और फिर जो ट्रैवल बंद हो गया दुनिया में, तो जाहिर सी बात है आप जो बाहर जाके पैसा खर्च करते थे वो नहीं हो रहा। तो ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपका करंट अकाउंट सरप्लस है। शायद ये ना होते तो शायद हमारा सरप्लस ना होता। देखने का तरीका है एक, आपने कहा कि जी ये लोग बाहर नहीं जा रहे, तो मैं कहता हूँ कि नंबर 1 वजह जो आपका करंट अकाउंट सरप्लस में है आज, कि कोविड के बावजूद आपकी एक्सपोर्ट्स गिरी नहीं, सारी दुनिया की गिर गई हैं, पाकिस्तान की बढ़ रही हैं। तो नंबर 1 वजह यह है कि आपने अपने एक्सपोर्ट मोमेंटम, रेमिटेंसेस की बात, 10% से सुकड़ी है, कम नहीं बढ़ रही हैं, आपकी बढ़ रही हैं। एक्सपोर्ट्स जो है उस तरह नहीं गिरी जिस तरह बाकी सारी दुनिया की गिर रही हैं। गिरी तो मेरा ये ख्याल है कि जो ये डेटा आता है ना, ये वॉल्यूमेट्रिक होता है, इसको ट्रेल करता है डॉलर जो है, तो 1-2 महीने बाद डॉलर की भी आपको जब आमद अंदर होती है तो बढ़ जाता है।
दूसरी वजह ये है, दूसरी बात ये है कि ये रेमिटेंसेस की भी बात होती है। देखें, रेमिटेंसेस आपको याद होएगा कि ये नून लीग के आखिरी 3 साल में स्टैगनेंट हो गई थी, तकरीबन 0% पे। और जब हम आए 2018 में, तब से ही इसमें बढ़ाव आना शुरू हो गया था, और उसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं। उसमें फैजा थी, उसमें इनफॉर्मल चैनल्स जिसने आपने, लेकिन ये सारी वजूहत इस करंट माशी साल से ताल्लुक़ नहीं रखती। ये पिछले सालों में जो मेजर्स ली गई हैं ये उनकी रिफ्लेक्शन है। और अगर आज वो रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं तो फिर उसका हमें क्रेडिट लेने दें। नहीं, ऑब्वियसली फेटफ की वजह से आपने मेजर्स लिए होंगे, उसका भी होगा, पिछले साल लिए थे। लेकिन हवाला हुंडी ये तमाम चीज़ें रुक जाना, वरना आपको पता है जब फ्लाइट चल रही होती है तो पैसा किस तरीके से बाहर जाता है, उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। वो भी फैक्टर्स हो सकते हैं। हमने एयरपोर्ट्स के ऊपर भी जब स्क्रीनिंग करेंसी स्मगलिंग का जो एक पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम हमने शुरू किया और डिक्लेरेशन सिस्टम शुरू किया, 100% चेकिंग शुरू की, स्क्रीनिंग शुरू की, तो ये पिछले साल से, उससे भी पिछले साल से रेमिटेंसेस में बढ़ावा आ रहा था। तो ये एक अच्छी बात है कि हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में चला गया है, हमारा प्राइमरी भी सरप्लस में है, रेवेन्यूज़ हमारे जो हैं वो टारगेट से ज़्यादा जा रहे हैं, आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रो कर रही है। एंड मेरा ख्याल है कि हमें इस पर खुश होना चाहिए, ना कि हम इसमें कीड़े निकालना शुरू कर दें। कीड़े कोई नहीं निकाल रहे, लेकिन सवाल ये हो रहा है कि सस्टेनेबल है नहीं, क्योंकि अब पाकिस्तान के जो अच्छे पीरियड भी होते हैं ना, उसमें हमारी ग्रोथ जो होती है वो 2 से 3 साल का सस्टेनेबल। मैं आपको बताता हूँ क्यों सस्टेनेबल नहीं होती हमारी ग्रोथ। माजी में इसलिए ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं हुई कि जब आपका करंट अकाउंट थोड़ा सा बढ़ता था तो आपकी ग्रोथ जब थोड़ी सी बढ़ती थी तो आपका करंट अकाउंट जो है वो बहुत फैल जाता था। नून लीग कहती है जी हम 5% पे ग्रोथ रेट ले गए थे, लेकिन करंट अकाउंट वहाँ पे ले गए कि मुल्क को दिवालिये के करीब लेके आ गए। सही। तो उसमें कोई कामयाबी नहीं है। अगर आज हम भी ये फैसला करें कि हर चीज़ खुली छोड़ देनी है, नोट छापना शुरू कर दें, कमर्शियल बोरिंग शुरू कर दें, करंट अकाउंट को ऊपर ले जाएं, तो ये 2 छोड़ के हम 7% पे भी चले जाएंगे। लेकिन ठीक 6 महीने के बाद आप दिवालिये के करीब खड़े तो गोइंग फॉरवर्ड क्या होगा? क्योंकि इंपोर्ट बिल में 2-3 इशूज आ सकते हैं। दुनिया भर की इकोनॉमी जब खुलेगी, ऑयल की कीमत जाएगी, हमारा इंपोर्ट बिल भी बढ़ेगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर साइड पे शुगर और वीट और कॉटन मिला के हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो $4 बिलियन का है। तो ये हमारा इंपोर्ट बिल गोइंग फॉरवर्ड आगे बढ़ेगा। दूसरी तरफ एक्सपोर्ट्स, आपने भी एक प्रोग्राम में कहा, वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन डेप्रिसिएशन की वजह से जो डॉलर इनफ्लो है वो पहले से कम है। तो ये फिर आप एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे? हम तो सुनते हैं इंडस्ट्री इस वक्त अपने पीक पे जा रही है, फुल कैपेसिटी पे चल रही है, तो एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे? इंपोर्ट हमारे बढ़ते रहेंगे, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेंगे? 2 चीज़ें हैं। एक तो आप देखें कि हमारी जो मेन एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल, उसकी कमोडिटी प्राइसेस भी नीचे डिप्रेस हुई हुई हैं बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल कोविड। ठीक है, वो भी रिवाइव करेंगी। जब वो रिवाइव करेंगी तो आपको डॉलर ग्रोथ भी नजर आएगी। FDI बढ़ रही है आपके मुल्क में। आपने देखा कि इस क्वार्टर में FDI जो रिपोर्ट हुआ लास्ट क्वार्टर बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो ये आपके पास डॉलर इनफ्लोज भी ज़्यादा आ रहे हैं। अब आप देखें आपके रिजर्व्स बढ़े हुए हैं। हम आए थे तो $14.5 अरब के टोटल रिजर्व्स थे, अब वो तकरीबन $20 अरब से ज़्यादा क्रॉस कर गए हैं इस माह। तो ये आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है, आपके इन्फ्लोज जो हैं वो साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि जो हम ग्रोथ इस वक्त रजिस्टर कर रहे हैं वो एट द एक्सपेंस ऑफ करंट अकाउंट नहीं कर रहे, वो फाइनेंस भी हो रहा है, करंट अकाउंट भी सरप्लस में है। बट आपको लग रहा है कि ये एक्सपोर्ट का नंबर मजीद इंक्रीज कर सकता है? अगर इंडस्ट्री फुल कैपेसिटी पे काम कर रही तो गुंजाइश आप कह रहे हैं इसलिए बढ़ेगी क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ेगी। इंडस्ट्री के अंदर आप देखें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो है, जो प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ऑफ टेक में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में हो रहा है, उसमें 150% का लास्ट मंथ इजाफा हुआ है। ठीक है, 150% का। इसका मतलब है कि एक्सपेंशन भी हो रही है इंडस्ट्री के अंदर। और दूसरी तरफ मैंने जैसे आपको बताया कि कमोडिटी प्राइसेस जो हमारी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स की हैं वो आर्टिफिशियली डिप्रेस्ड हैं, वो भी जब रिवाइव होंगी तो आपके डॉलर इन्फ्लोज बढ़ेंगे।